Hello everyone, I welcome you again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all in the series of solving the previous year question papers of CTET, and in our today's video lecture we are going to discuss the total 30 questions of CDP section, that is Child Development and Pedagogy, of paper 2, and this paper was conducted on December 2019, and CDP section we are going to discuss, and the session is bilingual. If you like the video, then don't forget to like and share the video. So let's start our today's video. The first question number फर्स्ट देखिए क्या कहता है. नूर forgot to bring her tiffin to school. नूर है जो अपना टिफ़िन स्कूल लाना भूल गई है. एंड आस्क्ड तान्या, और तान्या को पूछती है टू शेयर हर टिफ़िन सेइंग, और वो तान्या से पूछती है ये कहते हुए यू शुड शेयर योर टिफ़िन विद मी टुडे, तुम्हें आज अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करना चाहिए. बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफ़िन विद यू यस्टरडे, क्योंकि कल मैंने मेरा टिफ़िन तुम्हारे साथ शेयर किया था, तो तुम्हें आज तुम्हारा टिफ़िन मेरे साथ शेयर करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज. जो ये स्टेज है वो कौन सी है, हमने वो बताना है, ये पहचानना है कि कौन सी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब एक प्रकार से क्या कह रही है नूर कि आज तान्या को बोल रही है कि तुम्हें आज अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था. यानी समथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज कर रही हैं वो. तो ये जो स्टेज है गाइस, ये परंपरागत स्टेज है और आदान प्रदान इसमें वो कर रही हैं. तो एक्सचेंज है ये, और कन्वेंशनल लेवल जो है उसकी बात हो रही है. आदान प्रदान और परंपरागत स्तर, यहाँ पर आएगा एक्सचेंज और यहाँ पर आएगा कन्वेंशनल. आदान प्रदान और परंपरागत स्तर अवस्था की ये बात कर रही हैं. जैसा कि आपको पता है नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तर और उनके 6 चरण दिए हैं. जो तीनों स्तर हैं उनको फर्दर 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके 2 सब लेवल्स बताई गई हैं. और जो ये थियोरी है थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये भी आपको इसी चैनल पर करवाई गई है. उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से. वहाँ पर जाकर के आप जो ये थियोरीज़ हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट थियोरीज़ करवाई गई हैं. यदि आप चाहते हो उनको समझना, उनको अच्छे से एनालाइज करना, देन यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Widely held beliefs about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as. समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताएं, यानी कुछ समाज में उन्होंने, जो समाज के लोग हैं उन्होंने कुछ डिसाइड कर दिया है, प्रारूप कर दिया है विशेषताओं के बारे में. जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर रोल्स यानी कि जेंडर भूमिकाएं, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी कि जेंडर रूढ़िवादिताएं. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि कुछ जो मेल और फीमेल के लिए कुछ काम है जो वो निर्धारित किए गए हैं, प्रारूप बना दिया गया है उनका, तो उनको हम रूढ़िवादिताएं बोलते हैं कि जो एक प्रकार से फिक्स्ड हैं, यानी कि जो समाज वालों ने बना दिए कि ये जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो घर का काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे. तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड. Recently, there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household work. अभी हाल फिलहाल में पाठ्यचर्या में कुछ ऐसी कहानियों को शामिल करने का विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें वेयर फादर इज़ इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क्स, जिसमें जो पिता है वो घर के कार्यों में लगा रहता है, एंड मदर इज़ डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज़, और जो माता है उसको साहसिक गतिविधियों को करता हुआ दिखाया गया है. यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? दिस मूव इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, ये जेंडर बायस को सशक्त बनाता है, उसको बढ़ावा देता है. इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है. इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है. इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है कि जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो ही घर का काम करेंगे और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करेंगे.
तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। इनको है ना जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया गया है, जो पिता है वो घर के कार्यों में लगा और जो माता वो साहसिक गतिविधियों को करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक प्रकार से मेल और फीमेल को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया गया है, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करता है, जेंडर रूढ़िवादिता को वो समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन अडल्ट एडजस्ट द स्पोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसको क्या बोलते हैं, उस सहयोग को क्या बोला जाता है? डिस्कवरिंग लर्निंग यानी कि खोजपूर्ण अधिगम, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा, इंटर सब्जेक्टिविटी अंत व्यक्तिनिष्ठता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है गाइज, यानी कि उस सहयोग को पूछा जा रहा है कि उस सहयोग को क्या बोलते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। और यदि वो क्षेत्र पूछ लें कि जिस लेवल तक बच्चा काम कर सकता है हेल्प के थ्रू, तो उसको ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर उस स्पोर्ट को पूछा जा रहा है कि उस स्पोर्ट को क्या बोलते हैं, तो उसको पाड़ या ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है जो किस अवधि में विकसित होता है? सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी चालक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है जो वो बच्चे में 4th स्टेज में आती है। पियाजे ने इस थियरी में 4 स्टेजेस दी हुई हैं, जो ये होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है, ये 2 से 7 और ये 7 से 11 और ये 11 एंड अबोव 11 से ऊपर वालों की जो होती है। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो ये थियरी है डिटेल में ये भी चैनल पे करवाई गई है, आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट को यदि आपको ये थियरीज अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जो गाइस जी सोशियो एंड कल्चर की जो थियोरी है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा गिवन है और उन्होंने ही बच्चे के ऊपर समाज और संस्कृति के प्रभाव को दिखाया है अपनी इस थियोरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी है, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का एक थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको बोला जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं समाज और संस्कृति के प्रभाव की बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इज इन क्लासरूम शुड। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जो तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके अनुसार उनके लिए एक टीचर को क्लास में क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करनी चाहिए दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी, जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये भी आपको चैनल पर प्रोवाइडेड है, यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। इस थियोरी के अनुसार व्हाट वुड बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए गाइस इसके ऑप्शन, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स,
ध्वनि, ताल और शब्दों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो उनकी होती है जिनमें संगीतीय बुद्धि पाई जाती है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनमें होती है उनकी करेक्टरिस्टिक है। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, दृश्य स्थानिक, ये स्पेशल इंटेलिजेंस वाली बुद्धि के व्यक्ति की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, ये भी संगीत में जो बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक है। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनमें होती है उनकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी भी पैटर्न को खोज सकते हैं, तर्क की लंबी श्रृंखला को वो हल कर सकते हैं और उनके प्रति वो संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। The process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive member of society is called, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको गाइस समाजीकरण कहा जाता है, यानी कि सोशलाइजेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे समाज में रहना, वहाँ के तौर तरीके, मूल्य, आदत, कौशल विकसित करते हैं, तो उसको सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो मानव विकास है वो क्या है? एक प्रकार से आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का वो परिणाम है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। द ओनली रीजन फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, ओनली नहीं बोल सकते क्योंकि जो मानव विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से, अब सिर्फ एनवायरनमेंट को बोला गया, ऊपर वाली स्टेटमेंट में सिर्फ हेरिडिटी को बोला गया कि सिर्फ आनुवंशिकता ही, और सेकंड वाली में सिर्फ पर्यावरण ही, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, अब थर्ड में बोल दिया कि ना तो आनुवंशिकता प्रभावित करती है और ना ही पर्यावरण। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। बाकी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से, कि जो विद्यार्थी वो पैसिव होकर बैठा रहेगा और वो ऐसे ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नहीं, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल होता है, उसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज़, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, बिल्कुल गलत। नॉलेज इज रिकॉर्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, एक टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही जो टीचर बच्चा है वो ज्ञान का अनुस्मरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि जो ज्ञान है उसकी विद्यार्थी के द्वारा संरचना की जाती है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है उसमें क्या शामिल है? ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, नीदर फॉर्मेटिव और नॉर समेटिव, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टूडेंट इन योर क्लास has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics। एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में और उसको विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बात बताई जाती है कि उसकी सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, यानी कि
कोई बच्चा आपकी क्लास में है और उसको बार बार लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि जो भी लोग उसकी सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करते स्टडीज़ वगैरह में, इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए कि इग्नोर कर दे। बिल्कुल गलत। टीचर का काम ही क्या होता है? बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजन करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रतियोगिता आयोजन करने से क्या होगा? सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड जॉइन सम अदर डोमेन, बच्चों को यही सलाह दे दो कि वो पढ़ाई को छोड़ दे और कहीं और वो ज्वाइन कर लें किसी और क्षेत्र में। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो रोल मॉडल हैं उनके बारे में बताना कि देखना इस जाति का ये था, इस कम्युनिटी से ये बिलोंग करता था और इसने इतना बड़ा काम कर लिया। कि जो हर एक पर्सन में कुछ न कुछ पोटेंशियल होते हैं, हमें उनको पहचानना चाहिए और उनको ही बेस बना करके अपने आप को आगे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। शो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टुवार्ड्स डिसेबल्ड लर्नर, जो अशक्त अधिगम करता है उनके प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव है वो प्रदर्शित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। एक जो ऐसी सहानुभूति का भाव अगर हम दर्शाएंगे तो बच्चों में एक प्रकार से हीन भावना प्रकट होगी, हीन भावना पनपेगी और वो बेचारगी फील करेंगे। यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड एंड कैटेगराइज चाइल्ड, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिल्कुल। पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, सिर्फ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो योग्य बच्चे हैं उनके ऊपर ही ध्यान देना। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने के प्रति चिंता। डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर, शब्दों या अक्षरों की पहचानने में कठिनाई। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, यानी कि निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, पहले पढ़े हुए पाठ समझने को याद करने में कठिनाई। तो मतलब ये जो है ये किस चीज़ के सूचक हैं? एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट के, यानी कि स्वलीन विद्यार्थी के जो खुद में ही लीन रहता है। क्रिएटिव स्टूडेंट के। अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। या स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एक ऐसे विद्यार्थी जिसको अधिगम अशक्तता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में जो विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगम करता है उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित कर सकता है? एम्फिसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास एवं रटने पर बल देना, बिल्कुल गलत। जहाँ पर भी रटने की बात आ गई यानी कि वो बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के खिलाफ है, इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का, एक रूप पैटर्न का प्रयोग करना, यानी कि सभी के लिए सभी को एक ही डंडे से हाँकना। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा लिखित गृह कार्य देना। एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट, जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी कॉपी से नकल करने के लिए दबाव डालना। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हर एक बच्चे के जो अधिगम हैं उसके जो पॉजिटिव हैं, उसके जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर
फोकस करना और उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करना और उसके आधार पर अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाई। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन पर बल देकर। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है गाइज वो एक प्रकार से नेगेटिव सेंस देती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, यानी कि जो एक प्रकार से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक प्रकार से कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, हमें उनमें से किसी एक जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होता है। लेकिन इसमें बच्चे की हमने क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, उसकी जो सृजनात्मकता है उसको प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनसे उनकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनकी जो थिंकिंग है वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, ये स्टेटमेंट भी गलत, इसको तो बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, यानी कि दिशाओं में सोचना, किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकालना, ये तो चीज़ अच्छी है, और उसको हतोत्साहित करना, उसको डिस्करेज करना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व दे करके। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि परीक्षणों की संख्या बढ़ा दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाएं। इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, शोविंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग लर्निंग, यानी कि विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवैल्यूएशन एंड सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल भी ध्यान न देना। फंक्शनल फिक्सडनेस, फोकसिंग ओनली ऑन द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। या फिर मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो सबसे प्रभावशाली, जो सबसे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बना करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक टीचिंग लर्निंग की एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, यानी कि जो बाकी की 3 हैं वो पॉजिटिव हैं और एक है जो नेगेटिव, यानी कि जो अच्छी नहीं है, हमने उसको पहचानना है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही कि बच्चे अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करें और अनुमान लगाएं। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, प्रयोग और अन्वेषण, एक्सप्लोर करेंगे बच्चे नई नई चीज़ें। डायलॉग एंड डिस्कशन, डिस्कशन तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, जो ये है यानी कि एज इट इज जैसे उनको नॉलेज दी जाती है उसको वो रिकॉल कर लें, उसको वो मेमोराइज कर लें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, कि जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे उनको हम कैसे, उनके साथ कैसा बर्ताव एक टीचर को करना चाहिए, कि बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कह देना कि आप क्लास से बाहर चले जाओ जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। स्कोल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी क्लास के सामने बच्चों को डांटना। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करें और उनकी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर 3 इज द
करेक्ट आंसर। उनको ज़्यादा से ज़्यादा गृह कार्य देना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है वो ही बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का जो जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, वो नए ज्ञान के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जब भी हम बच्चे को कोई नया टॉपिक पढ़ाएं तो ऐसे टॉपिक उसको पढ़ाने चाहिए कि वो अपनी जो उसकी उनकी डेली लाइफ है उससे वो उसको कनेक्ट करके पढ़ सके। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये बात कि बच्चे फिर इसके अपनी जो बात है उसके पक्ष में कुछ न कुछ डिस्कस करेंगे, तर्क देंगे। वो डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव। बच्चों के विचारों को खारिज कर देना सही नहीं है। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थियरी, कि बच्चों की थियरीज़ को इग्नोर ही कर दिया जाए। स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज़ दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना क्योंकि ये विचार उसके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 24। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। या फिर बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है जो वो ए डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। इनमें से कौन सा कारक है जो लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करता है? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अभिरुचि बिल्कुल सही प्रभावित करती है। यदि बच्चे किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो फिर जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है ये भी प्रभावित करता है। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यानी कि जो पढ़ाने के तरीके हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, विद्यार्थियों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि चारों ही ऑप्शन ठीक है। ये चारों ही कारक जो बताए गए हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 26। डैश आर एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पहलू है? सोशल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सोशल इंट्रैक्शंस, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट। ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल्स, लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण करना, ये सही नहीं है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी कोई महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। When students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, that are likely to। यानी कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन संचालन जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना है? यानी कि बच्चे किसी काम को तभी कर रहे हैं जब उनको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में कोई बच्चा बार बार अच्छा काम करके दिखा रहा है, यानी कि स्टार या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने के, तो ये क्या संभावना उत्पन्न करती है? डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड लर्निंग, ये मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड को विकास करते हैं उसका। एन्जॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। बच्चे जब साफ साफ दिखाएंगे कि वो स्टार या बैज प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो उनको अधिगम से आनंद नहीं मिल रहा, तभी वो ऐसा कर रही हैं। परसिस्ट इन डूइंग एन एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवार्ड, पुरस्कार के बिना भी गतिविधि में लगे रहना, वो नहीं लगे रह रहे, वो तभी लगे रह रहे हैं जब उनको रिटर्न में कुछ मिल रहा है।
अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। That children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by the environment, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित की जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड मिडल चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड की क्या विशेषता है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस, जो ये करेक्टरिस्टिक गाइज ये जो सबसे पूर्व बाल्यावस्था होती है उसकी एक विशेषता है। एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, अमूर्त रूप से सोचना बच्चा जब करता है जब वो उत्तर बाल्यावस्था के बाद वाले चरणों में प्रवेश करता है। बच्चे चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चे होते हैं जो इस स्टेज में पहुंच करके तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था काल होता है गाइज वो 2 से 7 साल तक होता है, जो मध्य होता है वो 7 से 11। तो यहाँ तक बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? ये मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीय एजेंसियां हैं। ये गाइस समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां, दीज आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो परिवार यानी कि बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में, तो ये प्राथमिक एजेंसी हुई। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने CDP सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।